मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, पीजीटी फिजिक्स, श्रमिक +2 हाई स्कूल, तोपा पिंडरा। मैं आपको जो वीडियो भेजना शुरू किया हूं उसका ये आज दूसरे दिन का वीडियो है। मैं क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स के इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इट्स प्रॉपर्टी का वीडियो भेज रहा हूं। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वहां तक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ जानने से पहले कल जो हम आपको वीडियो भेजे थे वहां पर हम चार्ज तक बताए थे, बट अभी जो नया रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूँ। रिसेंटली जो है एग्जिस्टेंस ऑफ क्वार्क्स ऑफ के बारे में बतलाया गया है। क्वार्क्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक का चार्ज का जो वैल्यू होता है वो E/3 होता है और दूसरे का 2/3 E होता है। E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये पोस्टुलेट किया गया है, माना गया है। If the quarks are detected in any experiment with concrete practical evidence, then the minimum value of quantum of charge will be either 1/3e or plus 2/3e. यहाँ पर भी लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो वैलिड होता है एज ए होल जब हम इलेक्ट्रॉन को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है जो कि Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE है, वो आपका वैलिड होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज तक, प्रोटॉन के चार्ज तक, न्यूट्रॉन के चार्ज तक। चलिए इसके आगे हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ फंडामेंटल लॉ है। जिस तरह से आप क्लास 11 में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़े थे, वो मासेस के बीच में होता है। दो पार्टिकल जिनके मास है उनके बीच में जो फोर्स होता है जिसके कारण उनके बीच में बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है। ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स में आया था। यहाँ पर हम लोग चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दो चार्जेस जो कि पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज हम किसको कहते हैं? पॉइंट चार्ज हम वैसे चार्ज को कहते हैं जिनका डायमेंशन, ठीक है, के मुकाबले डायमेंशन नेग्लिजिबली स्मॉल होता है और उसमें चार्ज ज्यादा होता है, और दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है उनके डायमेंशन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग दो चार्जेस को सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं, कुछ दूरी पर रखते हैं, तो उन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होता है, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन यहाँ पर एट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर लाइक चार्जेज होगा तो रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्जेज होगा तो अट्रैक्शन होगा। जैसे एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, या एक माइनस है दूसरा भी माइनस है तो रिपल्सन होगा, और एक प्लस है दूसरा माइनस है तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो किस लाइन के अलोंग लगता है। तो स्ट्रिक्टली अगर हम इसको लिखना चाहेंगे स्टेशनरी चार्जेस के लिए तो हम लिख सकते हैं एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, उनके बीच का दूरी अगर R है तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। तो अगर हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। या फिर अगर हम कांस्टेंट लगाना चाहेंगे तो यहाँ पर K कांस्टेंट लगाएंगे। K जो है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं या कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं। अभी हम इसको इसके बारे में, इसके वैल्यू के बारे में भी बतलाएंगे। तो ये जो फोर्स हुआ वो निकला K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये दो चार्ज, दोनों चार्ज Q1 Q2 दोनों के बीच में कुछ दूरी है, R डिस्टेंस है, तो उनके बीच का जो फोर्स निकला वो निकला F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वैक्यूम में अगर हम दो चार्जेस को वैक्यूम में रखते हैं जहां पर एयर भी नहीं है, वहां पर K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जो देख रहे होंगे आप E के जैसा लिखा हुआ है, छोटी E के जैसा लिखा हुआ है और बाद में नॉट लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। वही मेन चीज होता है जो डिसाइड करता है जो फोर्स कितना होगा किसी भी मीडियम में। वैक्यूम में कितना होगा, वही दो चार्ज को अगर हम पानी में रख देते हैं, अल्कोहल में रख देते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो चेंज करेगा, तो वही एप्सिलॉन के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है,
अगर हम आगे इसका देखते हैं तो इसी फॉर्म को हम लिखना चाहेंगे अगर मीडियम में तो ये लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट होगा वैक्यूम के लिए और एप्सिलॉन जो होगा वो मीडियम के लिए। मीडियम कुछ भी हो सकता है, मीडियम आपका पानी हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो स्प्रिट हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। एयर और वैक्यूम दोनों का सेम होता है, एप्सिलॉन नॉट ही लेते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो भी मीडियम है उस मीडियम का हुआ, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब क्या होता है इसको भी हम लोग को जानना जरूरी होता है। इसका 3 नाम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और एक और नाम है जिसका नाम है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। या हम इसको डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। ये हम कैसे निकालेंगे, वो निकलता है के जो होता है वो कांस्टेंट के, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। यहाँ देखिएगा, ध्यान देखिएगा, ये कैपिटल के है, पहले हम स्मॉल के लिख रहे थे, वो होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम एप्सिलॉन आर से भी डिनोट कर सकते हैं। वैक्यूम में एफ होता है, दो चार्ज के बीच का फोर्स होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वहीं पे मीडियम में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और अगर आप देख सकते हैं एप्सिलॉन जो है यहाँ पर देखिएगा, ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन को हम कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर। तो आपका फॉर्मूला बन गया वैक्यूम मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह हो गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखना जरूरी है। जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। अगर हम 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो आएगा 8.9875 इंटू 10 का पावर 9। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, आपको एग्जैक्ट नहीं याद रखना है, आपको 8.9 को राउंड अप कर देना है और उसको आप लिखेंगे 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारा जो न्यूमेरिकल्स होता है इसमें ये आपको बहुत काम आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम और एयर दोनों के लिए रहेगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अभी तक हम इन जनरल फॉर्म लिखना सीख रहे थे, वेक्टर फॉर्म में हमको डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन को लेते हुए हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर दो चार्ज ले रहे हैं, Q1 ले रहे हैं और Q2, दोनों पॉजिटिव है। तो जब दोनों पॉजिटिव है, देख रहे होंगे आप यहाँ पर Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो यानी कि इन दोनों में रिपल्सन होगा, इन दोनों में अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब दोनों लाइक चार्ज होंगे। अगर अनलाइक चार्ज होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये ग्रेटर देन जीरो नहीं आएगा। इसके बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम r रखे हुए हैं। R12 यूनिट वेक्टर है, जो डायरेक्शन बताता है वो 1 से 2 के तरफ है। अगर हम R21 बोलेंगे तो वो 2 से 1 होगा, दोनों उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ R12 हम ले रहे हैं यूनिट वेक्टर जो कि 1 से 2 के तरफ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ दो फोर्स का हम डायरेक्शन लिखे हुए F12। F12 का मतलब ये हुआ जो फोर्स हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे F12, ये जो F12 है इसका मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। उसी तरह से F21 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अब और ये परीक्षा में आता भी है, इसलिए इसको बढ़िया से देखेंगे आप कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को। अगर हम इसी चीज को लेके चलते दोनों माइनस चार्ज के लिए तो सारा चीज सेम होता है, सिर्फ जो आप लिख रहे होंगे बस माइनस चार्ज लिख देना है और कुछ नहीं करना, बाकी सारा सेम है, क्योंकि दोनों केस में Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अगर लेस देन जीरो होता तब डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो इसके विपरीत होता। तो वैक्यूम में Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो हम लेके चल रहे, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 को कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और प्लस, क्योंकि यहाँ वेक्टर है तो आप सभी को मालूम है जब ये वेक्टर है तो ये जो इतना चीज बता रहा है
1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये सिर्फ बता रहा है इसके मैग्नीट्यूड को, मगर यहाँ पर आपको क्या बताना है, डायरेक्शन भी देना है। तो यहाँ पर R21 डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, इसलिए हम R21 लिखे। अगर इसी को अगर हम F21 लिखते, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ डायरेक्शन में 1 से 2 के तरफ हो जाता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। देख लीजिए F21 जो हम यहाँ लिखे हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन हम लिख रहे हैं वो 1 से 2 लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स हम निकाल रहे हैं चार्ज 2 के ऊपर। किसके कारण निकाल रहे हैं? चार्ज 1 के कारण निकाल रहे हैं। ये देखेंगे आप ध्यान से, तो R21 और R12 दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब एक है 2 से 1 के तरफ और दूसरा है 1 से 2 के तरफ। यानी कि हम लिख सकते हैं R21 के जगह पर -R12 या R12 के जगह पर -R21। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखते हैं इस तरह से तो हमारा आंसर जो है, अब देखिए यहाँ पर हम दोनों अलग के लिए भी निकाल के दिखा रहे हैं, Q1 Q2 लेस देन 0 के लिए। तो देखेंगे आप दोनों फोर्स का डायरेक्शन हमने ऑपोजिट किया हुआ। अगर इसका भी इक्वेशन लिखते हैं तो इसी तरह से लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर आप देखते हैं ध्यान से दोनों केस में, तो आपका वही चीज आ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को देखिए। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन R21 है और यहाँ पर R12, और R21 जो है वो R12 के अपोजिट है। R21 इज अपोजिट ऑफ R21 इज अपोजिट ऑफ R12, दैट्स व्हाई हम यहाँ लिख सकते F12 इज नेगेटिव ऑफ F21। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जितना फोर्स 1 के ऊपर 2 लगाएगा उतना ही फोर्स चार्ज 2 के ऊपर 1 लगाएगा, सिर्फ दोनों के ऊपर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब जितना बल एक चार्ज पर दूसरा चार्ज लगाएगा उतना ही बल दूसरे चार्ज पर पहला चार्ज लगाएगा, दोनों इक्वल बल लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये कूलम्स लॉ जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ऑबे करता है। न्यूटन साहब का जो तीसरा लॉ था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी, इसको ये ऑबे करता है। ठीक है, तो ये हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हुआ। अब उसी चीज को हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा जो अभी हम बताए थे R12 और R21 जो है, अब को उल्टा फॉर्म में लिख सकते हैं। बस उसके आगे अगर हम थोड़ा सा और जाएंगे तो आप सभी को मालूम है, क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं कि जो R12 यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लिखते हैं वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो हम R12 यूनिट वेक्टर के जगह पर हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर और नीचे में R आ गया। मतलब कूलम्स लॉ को हम क्यूब के फॉर्म में लिख दिए। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑबे कर रहा है, मगर हम वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो यहाँ पर क्यूब के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम क्यूब आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ हम क्यूब का दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर अब यूनिट वेक्टर नहीं रह गया, यहाँ पर क्या आ गया है, वेक्टर आ गया है। यूनिट वेक्टर और वेक्टर में अंतर होता है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यूनिट ऑफ चार्ज हम लोग देख लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए एसआई सिस्टम में चार्ज का यूनिट कूलम होता है, और 1 कूलम हम किसको बोलते हैं ये भी जानना पड़ेगा। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज which when placed at rest in vacuum at a distance of 1 meter from an equal and similar stationary charge repels it and is repelled by it, and is repelled by it। इसका मतलब वो रिपेल करता है और वो रिपेल होता है। ठीक है, विथ ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन। इस बात का ध्यान रखेंगे। सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट ऑफ चार्ज होता है वो स्टेट कूलम होता है। ठीक है, और आपको सीजीएस सिस्टम में आप लिख सकते हैं जो कांस्टेंट 1/4πε0 लिखते थे उसके जगह पर डायरेक्ट 1/k लिख सकते हैं। k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा और वैक्यूम में k का वैल्यू 1 होता है। मतलब सीजीएस सिस्टम में डायरेक्ट फोर्स निकालना चाहेंगे तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको ध्यान देना है, यहां तक समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको ध्यान पूर्वक एक बार फिर से नोट डाउन कर लेंगे। एक बार 2 बार सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आगे अपनी पढ़ाई को आप
गतिवान रखें, थोड़ा इसमें धैर्यपूर्वक पढ़ते चले और बिल्कुल हर दिन जितना आपको वीडियो भेजा जाएगा आप उसको पढ़िए, उतने ही ध्यान से समझते चलिएगा, आपका कोर्स निश्चित समय पर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।